बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक दफ़ा फिर अपने यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल को लेके तकरीबन एक हफ्ते के तत्ल के बाद ये खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे बेशतर के मैं अपने वीलॉग का आगाज़ करूँ, हस्बे मामूल वही आपसे एक दरख्वास्त, वही एक रिक्वेस्ट कि जिस कदर मुमकिन हो आप मेरा ये यूट्यूब चैनल तीसरी आंख ऑफिशियल सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। आज का वीलॉग हम शुरू करते हैं और फोकस हमारा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान पे होगा। मौज़ूआत तो और भी बहुत हैं, मसलन पंजाब की गवर्नरशिप जो अक्सर दोस्तों का ख्याल ये है कि वो मखदूम अहमद महमूद साहब को मिलेगी या उसके बाद फिर चॉइस सर्वर का नाम लिया जा रहा है, लेकिन कुछ बाखबर हल्के जो हैं वो बता रहे हैं कि इस रेस में अब एक दफ़ा फिर हमारे साबका निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो है वो भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। अब देखें आसिफ ज़रदारी साहब इस मसले में क्या अपना स्टांस लेते हैं और क्या होता है। अब आते हैं मौलाना फजलुर रहमान के मुतालिक। सबसे पहले मैं एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। आप ये देखें कि ये पोस्ट मैंने अपने फेसबुक चैनल पे कब लगाई थी। ये इलेक्शन होने से 8 फरवरी के इलेक्शन होने से बहुत पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी और इसके बारे में मैंने बताया था कि इस दफ़ा इलेक्शन के ऊपर जो सवालात सबसे पहले उठेंगे वो मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से होंगे। अब थोड़ा सा मौलाना फजलुर रहमान साहब पे अगर कोई बात करनी है और किसी एंड रिजल्ट पे पहुंचना है तो इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि मौलाना साहब का बैकग्राउंड क्या है। आपको लिए चलते हैं बेनज़ीर की पहली हुकूमत की तरफ। जब बेनज़ीर की पहली हुकूमत हुई तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपना वही मजहबी कार्ड खेला और उन पे शदीद दबाव बढ़ाया और उस जैसी मजबूत खातून जो है वो भी मौलाना के हाथों मजबूर हुई और उन्होंने मौलाना को काफ़ी रियायत दी। ये सिलसिला चला, नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में भी चला। कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन रहे थे, कभी चक शहजाद में कुछ ज़मीनों की मरात भी मिल रही थी, ऑन रिकॉर्ड है। तो ये जो सियासी हुकूमतों के दौर थे बेनज़ीर का और नवाज शरीफ का, इसमें इन्होंने फुल एंजॉय किया ब्लैकमेल करके। मैं साफ कहूँगा इतनी हिम्मत से शायद ही मौलाना साहब के मुताल्लिक़ कोई बोले जो आज मैं हक़ाइक़ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब आता है मुशर्रफ दौर। मुशर्रफ दौर में भी उन्होंने फुल बार्गेन किया मुशर्रफ साहब के साथ, हत्ता कि जो उन्होंने सो कॉल्ड रेफरेंडम भी करवाया उसमें भी वो मुशर्रफ के हमायती थे। फिर आप ये देखें कि इसी दौर में केपी के उस वक़्त जो सूबा सरहद था उसमें उन्होंने अपना वज़ीर आला दुरानी साहब भी बनवाए इसी बार्गेन और अपना मजहबी कार्ड खेलते थे। मदरसों का जो उनका नेटवर्क है उसके बलबूते पे उन्होंने ये सारी मुराद ली। फिर आगे जरदारी साहब मुशर्रफ दौर के बाद उनकी हुकूमत का रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, वही मौलाना फजलुर रहमान साहब ने फुल मुराद ली। उसके बाद आ गया नवाज शरीफ का दौर। नवाज शरीफ के दौर में सूबा सरहद में क्योंकि हुकूमत बन चुकी थी इसकी इमरान खान की, और वो किसी सूरत उनके साथ जो लोग थे वो मौलाना को अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इन्होंने नवाज शरीफ से वफाक में काफ़ी मरात हासिल की, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इमरान खान अब इनको केपीके में हिस्सा नहीं दे रहे थे तो इन्होंने फुल इमरान खान के खिलाफ कैंपेन चलाई और इतना मुखालफत नवाज शरीफ और जरदारी की तरफ से नहीं इमरान खान की हो रही थी जितनी मौलाना की तरफ से हो रही थी। अब आ जाता है निगरान दौर। जब सारी लीड जो है गो के आसिफ जरदारी की गेम थी, लेकिन इसमें सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ले रहे थे। आपको याद होगा कि जब ये इमरान खान की वफाक में हुकूमत बनी थी तो इनको नज़र आ रहा था कि अब ना
सुबह सरहद में मुझे हिस्सा मिलेगा ना मुझे वफाक में हिस्सा मिलेगा। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि असेंबली का बाइकआउट कर दो, रिजाइन कर दो, इसमें होना ही नहीं है। लेकिन उस मौका पे आसिफ जरदारी और बिलावल ने कहा था कि हम असेंबली का बाइकआउट नहीं करेंगे, हम असेंबली में बैठेंगे और हम अपोजिशन करेंगे। बात फिर आ जाती है निगरान हुकूमत की तरफ। निगरान हुकूमत में गो के लोग कहते हैं कि शहबाज शरीफ बहुत बड़ा और नवाज शरीफ बेनिफिशरी थे इस निगरान हुकूमत में जिनके केस ख़त्म हुए। लेकिन आप अगर उस निगरान हुकूमत का सेटअप देखें तो उसमें एक तरफ हाजी गुलाम अली साहब गवर्नर सूबा सरहद बने, दूसरी तरफ मौलाना साहब की पार्टी जो है वो 3 से 4 वजारतें, और तीनों चारों जो अहम तरीन वजारतें थी जिनमें ये मामलात होते हैं वो मौलाना साहब की पार्टी ले गई। गुलाम अली साहब गवर्नर का एक आईनी किरदार होता है, लेकिन 1.5-2 साल में अमलन जिसकी हुकूमत थी वो हाजी गुलाम अली की थी। हाजी गुलाम अली साहब का भी देख ले, सैनिटर भी रहे, फिर चैम्बर में वफाक का जो ईवान सनत व तजारत है उसमें हाजी साहब का रोल, वो भी बहुत बड़े सवालिया निशानात हैं। तो इस निगरान दौर में जो सूबा ये केपीके में फायदे हासिल किए गए, लोकल सतह पे तो वो एक अपनी है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त माफियास तो हर जगह मौजूद है। कभी हम शोर सुनते थे सीमेंट माफिया का, कांटे लाइन के, कभी हम शुगर का सुनते थे। फिर वो वक्त आया, मलिक रियाज साहब आए तो लैंड कुछ लोग कहते हैं लैंड माफिया, कुछ कहते हैं लैंड ग्रैबर, जो भी आप इनको नाम दें। तो फिर मलिक साहब जो है वो कमांड में थे, लेकिन अब मलिक साहब का जब सूरज डूबता नज़र आ रहा है तो उसके मुकाबले पे 4-5 ऐसे ग्रुप्स हैं जो मिलके अगर इस वक्त अगर आप हुकूमत की बात करते हैं तो हुकूमत साजी में सबसे बड़ा रोल उन लोगों का होता है। लेकिन इन सब को जो मात दे रहा है माफिया, वो सबसे बड़ा सिगरेट माफिया है। जितनी इस वक्त टैक्स एवेजन इस सिगरेट माफिया में हो रही है आप सोच नहीं सकते। और इनको किसकी आशीर्वाद हासिल थी, इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं कई अपने व्लॉग्स में दे चुका हूं कि एक दफ़ा कस्टम्स का महकमा इंटेलिजेंस, तो उन्होंने हाथ डाला था, तो फिर ये माफिया की तरफ से इस कदर प्रेशर आया कि उनके डीजी जो थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन वो डीजी साहब भी जो है वो कुछ बहुत ताकतवर हलकों के मंजूर नज़र है। तो बात उसी वक्त रात उन हलकों में हुई, तो फिर ताकतवर हलकों ने अपना सुरसौक इस्तेमाल किया और उनकी सुबह 10 बजे ट्रांसफ़र कैंसिल हो गई थी। इसके अलावा भी इसमें बेशुमार स्कैंडल्स हैं जो एक अलग व्लॉग मांगते हैं कि उन पर पूरी तफसील से बात की जाए। अब जब ये निगरान दौर ख़त्म हो रहा था, आपको पता है पसे पर्दा बहुत सी मुलाकातें, बहुत सी एक प्लानिंग हो रही थी सिलेक्शन के मुताल्लिक। तो मौलाना साहब को पता चल चुका था कि इस वक्त अब मुझे हिस्सा कोई नहीं मिल रहा किसी तरफ से। उसकी एक रीज़न है कि मौलाना साहब क्यों इतने मायूस थे। आप थोड़ी सी स्टडी कर लें हालात की, आप देखें कि आपको लग रहा होगा कि एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके मुताल्लिक मशहूर था कि वो मजहबी जमातों पे एक अपना मखसूस सा दस्ते शफ़क़त रख रही है। तो सबसे पहले आपने देखा कि तहरीक लब्बैक जो एक वक्त जिस तरह मौलाना साहब कहते हैं कि हम ज़मीन गर्म कर देंगे कोई पाँव नहीं रख सकेगा, इसी तरह की टॉक शॉक जो है वो किया करते थे उनके खादिम रिजवी साहब, और उनको लोग मखसूस बुलाते थे मौलाना पैंदी सिरी। तो वो हर गाल जब तकरीर कर रहे होते थे उसमें वो ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे और बहुत हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। उनका जोर भी बहुत हुआ, लेकिन आपने देखा कि एस्टेब्लिशमेंट ने आहिस्ता आहिस्ता उस तरीके लब्बैक को अब किस जगह पे असल औकात पे ला खड़ा किया। अब यही हाल मौलाना फजल रहमान का था। पिछले
20 साल से मौलाना फजलुर रहमान पे एस्टेब्लिशमेंट की एक ख़ास नज़र करम थी। इस दफ़ा क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली है कि अब मजहबी जमातों पे, इस प्रेशर ग्रुपों पे हमने अपना दस्त शफ़क़त जो है वो ज़रा खींचना है, तो वो मौलाना साहब को भी एहसास हो चुका था। दिस इज़ द रीज़न कि आप मौलाना साहब की जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, जो भी बात सुनेंगे, अखबारी नुमाइंदों से वो कर रहे हो, किसी फोरम पे बात कर रहे हो, तो वो सबसे ज़्यादा सख्त ज़बान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के मतलब इस्तेमाल करेंगे। उसका रीज़न यही है कि वहाँ से दस्त शफ़क़त उठ चुका है। मौलाना साहब के दिल में हमेशा से ये ख्वाहिश रही है। कुछ दोस्त ये भी बताते हैं कि कई दफ़ा मौलाना साहब की जिन बैरूनी ताकतों से बात होती तो मौलाना साहब उनको कहते थे एक दफ़ा सन में आजमाओ, यानी कि वजारत उज़्मा दे दियो या अवान सदर। तो अवान सदर में बैठने की मौलाना साहब के दिल में ये कई अदवार से ख्वाहिश चली आ रही है। तो इस दफ़ा उनको बड़ी उम्मीद थी कि शायद मेरी बात बन जाए, लेकिन आसिफ ज़रदारी फिर वो खेल अपना खेल गया। तो अब मौलाना साहब उस गेम से बाहर है। तो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने आपको पूरा मौलाना साहब का पिछला 5 अदवार का बायोडाटा बता दिया है, और वो ये बता रहा है कि इस वक्त मौलाना साहब को अब कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मुझे ना KPK में कोई एडजस्टमेंट हुई है, सीटें मिली हैं, ना वफाक में तो मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि उस तरह का मुझे हिस्सा मिल जाए। तो इसलिए मौलाना साहब ने अब अपनी तमाम तोपों का रुख जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दिया है। और आप देखेंगे इतना वो शोर नून लीग या पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं करेंगे जितना वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलेंगे। और उसका रीज़न यही है कि जब वहाँ से तलाक हुई है तो फिर वो अब उधर दोबाराबाजी की तरफ आ चुके हैं। तो इसलिए अब आगे आगे देखें। जहाँ तक उनकी बात है असेंबली चलने की, तो असेंबली वाकई जो है वो 6 माह साल चलते हुए नज़र नहीं आ रही। और इंटरेस्टिंग बात, जिनको मौलाना साहब कहते थे ये यहूदी लॉबी है, आज आपने देखा कि पिछले 15 रोज़ में उनकी टीम जो है उसी यहूदी लॉबी से 2-3 मुलाकातें कर चुकी है, और अब तो जफ्फी पप्पी भी हो गई है। तो आज का भी लोग हम इसी पे ख़त्म करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। जाते जाते फिर वही रिक्वेस्ट, जिस कदर मुमकिन हो मेरा आप ये यूट्यूब चैनल इसको सब्सक्राइब करें।